नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, हिस्ट्री ऑन मैप के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत हो रहा है। हिस्ट्री ऑन मैप का कार्यक्रम पुनः शुरू किया गया है। इस क्रम में पुनः शुरू करने के क्रम में आज दूसरी क्लास है। वैसे तो ये 23वीं क्लास है, 23rd एपिसोड है, जिसमें तमाम हिस्ट्री के लोकेशंस आपने मैप में देखी हैं। पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश से पूर्व के जो शासक हैं वो कहाँ कहाँ पर थे, गणतंत्र, राजतंत्र और विदेशी शासकों के जो स्थान थे उनके ऊपर चर्चा करी थी। आज के इस लेक्चर में जो हिस्ट्री ऑन मैप पर बेस्ड है, ठीक है, हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिस्ट्री ऑन मैप। इस हिस्ट्री ऑन मैप में आज हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन गुप्त वंश को लोकेशन के बेस पर बहुत सारी चीजें आपको उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा गुप्त वंश लोकेशन के आधार पर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके कुछ अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिसाइड किए हैं जो गुप्त वंश में हम मैप के आधार पर पढ़ सकते हैं। जैसे आज के टॉपिक में गुप्त वंश से संबंधित चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन गुप्त वंश से संबंधित जो गुप्त शासकों के प्रमुख अभिलेख हैं स्तंभों के रूप में या फिर ताम्रपत्रों के रूप में, उनके ऊपर हम उनके लोकेशंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम प्रमुख रूप से गुप्त वंश के प्रमुख अभिलेख, प्रमुख जो अभिलेख हैं, अभिलेख जो हैं उनको हम देखेंगे, उनको हम जानेंगे आज के अपने इस सेशन में। आप सब लोगों को मालूम है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, या यूं भी हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्तवंश का जो शासन है वो स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग के तौर पर जाना जाता है। कई बार इसे भारतीय पुनर्जागरण के काल के तौर पर भी देखा गया है या लोगों ने इसमें बिलीव किया है। डेफिनेटली ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं मौर्यों के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया जो मौर्य वंश है, उसके बाद जब मौर्योत्तर काल आता है तो विभिन्न राज्य जो हैं वो छोटे छोटे जो राज्य हैं वो प्रांत जो हैं उसमें विभाजित हो जाती हैं, सारी चीजें टूट जाती हैं और राजनीतिक अस्थिरता हमको देखने को मिलती है। उस राजनीतिक अस्थिरता को सुधारने के लिए राजनीतिक एकता की आवश्यकता पड़ती है, और वो राजनीतिक एकता गुप्त वंश के शासक दोबारा लेकर के आते हैं। प्रशासनिक दृढ़ता लेकर के आते हैं। धर्म हो, कला हो, साहित्य हो, शिक्षा हो, ज्ञान विज्ञान हो, ज्योतिष हो, इन सब चीजों को वो आश्रय प्रदान करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, जिसकी वजह से हम गुप्त काल को स्वर्ण काल के तौर पर जान सकते हैं। लेकिन इसके जो प्रमुख शासक हैं उनमें वैसे तो इतिहास गुप्त काल का आदिगुप्त से श्रीगुप्त से शुरू होता है, लेकिन जिन्होंने स्वतंत्र तौर पर गुप्त वंश का शासन एस्टैब्लिश किया उसमें 4-5 प्रमुख शासक हैं। उनमें पहला नाम जो आता है वो चंद्रगुप्त प्रथम का आता है। तो आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं वो पहले स्वतंत्र शासक हैं। प्रथम नाम तो इतिहासकारों ने रख दिया है, हालांकि इनका नाम तो चंद्रगुप्त ही रहेगा। उसके बाद समुद्रगुप्त का नाम आएगा, समुद्रगुप्त का नाम आएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय इनको इसीलिए कहा गया क्योंकि पहले भी चंद्रगुप्त हो चुके हैं, तो ये भी चंद्रगुप्त हैं, तो इनको द्वितीय कहा गया। फिर उसके बाद आप कुमारगुप्त का नाम सुनेंगे, और कुमारगुप्त के बाद आप प्रमुख तौर से स्कंदगुप्त का नाम सुनेंगे, स्कंदगुप्त। इसके बाद भी गुप्त शासक हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद गुप्त शासक नहीं है, गुप्त शासक इसके बाद भी हैं, लेकिन उनको बाद के गुप्त शासक यानी उत्तर गुप्त शासन के तौर पर हम देखते हैं, उत्तर गुप्त शासक के तौर पर उनको जानते हैं। वो उतने ज्यादा महान शायद नहीं हो पाए जितने ये 5 प्रमुख शासक थे। तो हम इन गुप्त शासकों की जानकारी जो है, जो बटोरते हैं, वो जानकारी के डिफरेंट सोर्सेज हैं। कई साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यों में इनका वर्णन किया गया है, पुराणों से लेकर के अन्य जो साहित्यिक स्रोत हैं वो सब। पुरातात्विक स्रोत हैं, और आज हम पुरातात्विक स्रोतों में ही प्रमुख जो अभिलेख हैं उनके ऊपर चर्चा भी करने जा रहे हैं। इसमें कुछ ताम्रपत्र भी शामिल होते हैं, सिक्के भी शामिल होते हैं, तमाम सारी चीजें आती हैं। और तीसरा स्रोत जो है प्रमुख तौर से वो विदेशी वृत्तांत हैं, जिनमें कुछ विदेशी ट्रेवलर्स आते हैं, इनके समय के या इनके समय के बाद के, उन्होंने इनके इतिहास को लिखा है। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम पुरातात्विक अभिलेख को रखते हैं, और इन अभिलेखों में से एक एक करके सभी की चर्चा करेंगे। और तकरीबन सभी शासकों का संबंध किसी न किसी अभिलेख से रहा है, तो हम उनसे संबंधित जो अभिलेख हैं उनको आज हम यहाँ पर मैप में लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी चंद्रगुप्त प्रथम के जो प्रमुख अभिलेख हैं उनको जानने के लिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम के अभिलेख को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जरूरत पड़ेगी कि हम जो मैप है पहले उसको ड्रॉ करते हैं।
फिर वहां पर उनके लोकेशंस हमको आसानी से दिखाना आपके और हमारे दोनों लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो चलिए एक बार एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखते हैं कि अक्सर मैं गुजरात के पास से मैप ड्रॉ करता हूं और फिर इसी क्रम में मैं आपको यहाँ पर भारत का मैप ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक बार आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं हमारे साथ ही साथ। अब तक तो शायद आप लोगों को ड्रॉ करना आ ही गया होगा। ये दक्षिण भारत का हिस्सा इधर चला जाएगा, उसको जाने दीजिए। अगर हम प्राचीन भारत का निर्माण करेंगे तो इसमें हम जो पाकिस्तान वाला इलाका है उसको भी शामिल कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। करना ही चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे क्योंकि ज्यादा हमने उसको टिल्ट कर दिया। तो इसमें जैसे पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है, फिर यहीं से आपका जो भारत है वो भी जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये पोर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर इत्यादि का बनाते हुए ये नेपाल की तरफ ऐसे करके आ जाते हैं। तो एक संयुक्त जो स्वरूप है वो हम बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि इस तरफ कुछ समथिंग लाइक दिस। बट इसमें इंडिया का भी पोर्शन है। इंडिया का पोर्शन आप चाहें तो इसमें अलग भी कर सकते हैं। जैसे ये जो गुजरात राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ से आप ऐसे करके ये राजस्थान का इलाका बना करके और अंदर से आप इसको ऐसे करके ले जा सकते हैं। तो ये इंडिया का मैप बन जाएगा। अब इसमें ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से आप ऐसे ड्रॉप करोगे तो ये नेपाल वाला हिस्सा बन जाएगा। आजकल नेपाल काफ़ी विवादित है। और फिर ये तो आपका सिक्किम वाला पोर्शन रहेगा और ये आपका भूटान आप यहाँ से अलग कर सकते हो। तो ये रियल इंडिया का मैप बन जाएगा तकरीबन सही तरीके से। फिर क्योंकि हम गुप्त शासकों की बात कर रहे हैं तो इनके जो अभिलेख हैं वो ज्यादातर आपको मध्य भारत के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि मध्य भारत और उत्तर प्रदेश की जरूरत हमको पड़ी थी। तो हम यहां पर फिर से मध्य भारत और उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश को जब आप बनाएंगे तो समथिंग यहां कहीं से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसे बना सकते हो आप। उत्तर प्रदेश जो है वो ये नेपाल वाला हिस्सा हो गया, हाँ ठीक है। तो यहां से आप ऐसे करके तकरीबन ऐसे उत्तर प्रदेश को बना सकते हैं आप। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर क्योंकि ये वाला हिस्सा ठीक नहीं बना है। आप एक मिनट, आप जो है मैप में इस तरीके से ये अब शायद यहाँ पर ये जो ललितपुर वाला इलाका था वो नहीं बन पाया था मैप। तो ये उत्तर प्रदेश है। पहले बनाना ज्यादा आसान हुआ करता था क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये आपका उत्तराखंड का होता था। और यहीं से आप देखेंगे कि ये इधर जो है वो मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है वो भी आपका बन जाएगा, है ना। तकरीबन ऐसे करके आपका एमपी भी बन जाता है। इसके इधर गुजरात और राजस्थान है ही, आपको मालूम है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये मैप है। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। सबसे पहले हम जिस शासक की बात करेंगे उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो वास्तविक रूप में अपना शासन 319 ईस्वी में शुरू करते हैं और तकरीबन 352 ईस्वी तक इनका शासन जो है वो चलता रहता है। तो 319 से लेकर के 319 से लेकर के 352 एडी के आसपास तक का इनका शासन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने अपना राज्य स्टैब्लिश किया है। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम के बहुत ज्यादा कोई विशेष हमको ये नहीं देखने को मिलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का कोई बहुत ज्यादा हमको जो स्तंभ है या पुरातात्विक अभिलेख जो हैं वो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी है और 319 में गुप्त संवत इन्होंने चलाया है। तो गुप्त संवत जिस समय चलाया है 319 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी है, उसी समय घटना और घटित होती है। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया था। तो इनका विवाह किससे हुआ है? इनका विवाह हुआ है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं जिससे कि आगे भी हमको जब बनाने का रहे तो मैप हमें दोबारा ना ड्रॉ करना पड़े। तो हम यहीं से काम चला लेंगे क्योंकि इसमें और भी चीजें ड्रॉ हो जाएंगी। हर एक शासक के लिए अलग अलग मैप में हम चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लिच्छवी राजकुमारी हैं कुमारा देवी, इनके साथ विवाह हुआ है। इनके नाम के सिक्के और खुद के और इनके सिक्के जो है जारी, राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी हुए हैं। इन सब चीजों के बारे में कुछ सिक्के हैं जो बताते हैं और कुछ
प्रयाग प्रशस्ति है वो बताती हैं। यानी इनके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें हम सिक्कों को रख सकते हैं, और इसके अलावा हम जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि बेसिकली स्तंभ लेख है, उसको रखा जा सकता है। तो जो इनके सिक्के हैं वो कहां कहां से मिले हैं? इनके सिक्के मिलते हैं बयाना से। इनके सिक्के जो हैं आपको मिलेंगे बयाना से। बयाना जो है आपका, आप देखेंगे तकरीबन यहां कहीं आपको ये जो लोकेशन है वो बयाना की आपको देखने को मिलेगी। ये बयाना यहां कहीं आपको देखने को मिलेगा। इनके सिक्के आपको मथुरा से भी देखने को मिले हैं, मथुरा से। तो आप यहीं कहीं पर समथिंग इसी जगह के आसपास आप देखेंगे कि मथुरा भी है। मथुरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बयाना थोड़ा राजस्थान की तरफ का हिस्सा है। इसके अलावा अयोध्या में भी इनके सिक्के आपको देखने को मिलते हैं, तो आप अयोध्या भी लिख सकते हो। अयोध्या से इनके सिक्के मिले हैं। तो अयोध्या जो है तकरीबन आप मान के चलिए कि यहां कहीं पर आप अयोध्या को देख सकते हैं। अयोध्या फैजाबाद वाला जो पार्ट है, अयोध्या, ठीक है। इसके अलावा आप वाराणसी में भी इनके सिक्के आपको देखने को मिले हैं। बनारस में इनके आपको सिक्के देखने को मिलते हैं, यहां कहीं बनारस है, वाराणसी आप लिख सकते हैं, वाराणसी। तो वाराणसी से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गाजीपुर से भी इनके सिक्के हमको देखने को मिलते हैं। तो गाजीपुर भी इधर ही कहीं आपको देखने को मिलेगा, इधर ही कहीं आपको गाजीपुर भी मिलेगा, गाजीपुर, ठीक है। तो ये कई इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां से आपको इनके सिक्के देखने को मिलते हैं। तो इस सिक्के इनके सिक्कों पर यह प्रमाणित हुआ है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी है, कुमारा देवी से इन्होंने विवाह किया है, 319 में गुप्त संवत चलवाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त संवत इन्होंने चलवाया, कब चलवाया? गुप्त संवत 319 एडी में। ये आप जरूर ध्यान रखें, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है आगे चल करके। बाकी दूसरा जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति। बेसिकली प्रयाग प्रशस्ति जो है ये कहां पर है? प्रयाग में है। और प्रयाग का मतलब वही इलाहाबाद जिसको कभी कहा जाता रहा था। तो ये मान के चलिए कि आपका प्रयाग जो है, प्रयागराज जिसको आप कहते हैं, वो यहां कहीं पर है, प्रयाग, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कौशांबी में है बेसिकली। तो कौशांबी की लोकेशन आप मान के चलिए कि यहीं कहीं है, ठीक है, कौशांबी। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति इनके समय की नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय की नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी इसमें मिलती है, लेकिन ये माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त के समय की प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में कहीं ना कहीं ये लोकेशन हमको देखने को मिल जाती है। अब इसके आगे हम चंद्रगुप्त प्रथम को देखेंगे, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर हमको यहां पर समझ में आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को तो हमने देखा समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त। तो अगले शासक जो हैं वो आपको गुप्त वंश में प्रसिद्ध और प्रमुख जो शासक हैं वो समुद्रगुप्त हैं। 350 से लेकर के 375 ईस्वी तक का इनका शासन देखने को मिलता है। 350 से लेकर के 375 बिफोर एडी का। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर सुनाने का है, 352 नहीं है, 350 आप इसको कर लीजिएगा। 352 लिख दिया था मैंने गलती से, ये 350 कर लीजिए। 350 क्योंकि 350 से जो है वो समुद्रगुप्त का शासन है, और समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं अपना शासन जो है वो दिया था, दान में स्वयं दे दिया था। तो अब इनकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, अभिलेख जो हैं, उन अभिलेखों में एक नाम आपका आता है भाई इंपॉर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति। क्या आता है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति प्रमुख अभिलेख है जिसमें हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। वास्तविक रूप में जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है, और ये स्तंभ लेख जो है वो किसका है? अशोक का। ये अशोक का स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख। और ये अशोक का वही स्तंभ लेख है जिसको आप कौशांबी में देखते हैं, जिसमें रानी कौरवाकी के नाम का वर्णन किया गया है, जिसमें रानी कौरवाकी जो है वो बौद्ध विहार को एक आम्र पाटिका दान करती हैं। इसकी सूचना उसमें उत्कीर्ण की गई है। तो इसी अभिलेख में अशोक ने महामात्रों को संघभेद रोकने का भी आदेश दिया है। तो वही अभिलेख है
जिसमें समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हुआ करते थे। कवि होने के साथ साथ वो संधि विग्राहिक पद पर भी हुआ करते थे। संधि विग्राहिक पद को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे विदेश मंत्री होते हैं वो, तो उस पद से भी हैसियत रखते थे। तो उन्होंने इसी पर अपने लेख जो है वो उत्कीर्ण कराए हैं। इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो ये जो लेख है जो इन्होंने लिखा है, ये लेख प्रशस्ति के फॉर्म में है, इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये प्रशस्ति रूप में है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, और इसको लिखने का तरीका जो है वो गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में भी है। और ऐसी कोई भी रचना, ऐसी एक रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाए, उसे बोलते हैं हम चंपू काव्य। क्या बोलते हैं? चंपू काव्य, या चंपू कहीं कहीं के लिखा रहता है, पू या फू कुछ भी लिख सकते हो आप। तो चंपू स्टाइल में है, संस्कृत में है, ब्राह्मी लिपि में है। तो इसकी भाषा आपको ध्यान रखनी है। भाषा जो है इसकी संस्कृत है, और लिपि जो है वो कैसी है? लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखवाई गई है। तो वो जो व्यक्ति है जिसने इसको लिखवाया है वो कौन है? हरिसेन। हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें 33 पंक्तियां दी गई हैं। इन 33 पंक्तियों में जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त की जो विजयें हैं उनका वर्णन किया गया है। उसकी जो विदेशी नीति है उसका वर्णन किया गया है। उसके जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसका वर्णन किया गया है। आगे चल करके इसी प्रयाग प्रशस्ति या अशोक के स्तंभ में जहांगीर और बीरबल का लेख भी मिलता है, जिसको अब्दुल्ला मुश्किन ने लिखा हुआ है। तो जब उन्होंने लिखा तो इसकी जो शुरुआती पंक्तियां हैं उसी के ऊपर लिख दिया फारसी भाषा में। उसी के ऊपर इन्होंने फारसी भाषा में उसे लिख दिया। तो जब उन्होंने इसी के ऊपर फारसी भाषा में उसको लिखा तो वो शुरुआती जो पंक्तियां हैं वो अब सही से दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब प्रयाग प्रशस्ति है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति है तो भाई यहीं पर होगी, है ना। ये जो इलाका है यहां पर एक स्तंभ है, इसको हम बोल सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति, ठीक है। दूसरा समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है एरण अभिलेख से। दूसरी जो जानकारी हमको मिलती है वो किससे मिलती है? एरण अभिलेख से। ध्यान रखना, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख। एरण जो जगह है अब वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये मध्य प्रदेश में है। सागर जिला आप लोगों ने सुना होगा। तकरीबन मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग में ही आपको एरण देखने को मिलेगा। एरण, तो एरण में एक अभिलेख है जो कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है। एमपी के एरण में है। इसे कनिंघम ने खोजा था और इसमें समुद्रगुप्त की वीरता और वैभव का वर्णन किया गया है। किसने खोजा है इसको? कनिंघम ने खोजा है। कनिंघम ने खोजा है। और इसमें समुद्रगुप्त की जो वीरता है और जो समुद्रगुप्त का वैभव है कि कितना प्रभावशाली है, कितनी धन दौलत है, कितना संपन्न है, कितना बड़ा राज्य क्षेत्र है, ये सब उसमें वर्णन है। और इसी में समुद्रगुप्त की पत्नी है एक दत्त देवी। इनकी माफ कीजिएगा, ये समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी। कहीं कहीं दत्ता देवी लिखा रहता है, तो मैं फिर से कहूंगा कि दत्ता प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं है। तो दत्त देवी का है। इसमें यह भी लिखा गया है कि किस तरीके से, मतलब इसके स्वभाव के बारे में भी वर्णन किया गया है। वैभव के बाद साथ साथ स्वभाव, जो समुद्रगुप्त का स्वभाव है वो कैसा है? वो ऐसा है कि जब वो खुश होगा तो मानिए कि कुबेर की भांति आपको दान कर देगा, लेकिन अगर वो रुष्ट हो गया तो मानिए कि फिर वो यमराज है, यमराज से आपने पंगा ले लिया है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। यमराज से आपने पंगा ले लिया है, ये समझ लीजिए। तो ये दो प्रमुख लेख जो हैं वो समुद्रगुप्त के हैं। और भी चीजें हम मैप पे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको दे देते हैं। जरूरी सूचना ये है कि आपका बैच जो है, जो आप स्टडी IQ IAS पर GS फाउंडेशन के लिए खरीदना चाहते हैं UPSC की तैयारी के लिए, उसका एकदम न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है 7 मई से। तो 7 मई वाले बैच में आप सभी लोगों का एनरोलमेंट अभी ओपन है। आप जल्दी से जल्दी इस बैच में जुड़ सकते हैं। खासियत यह है कि इस बैच में आपको 18 किताबों का सेट भी मिलेगा इसी शुल्क में, जिस शुल्क में आपको ये बैच मिल रहा है।
तो न्यूनतम शुल्क में अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ये देखिए विरध लाइव कोड है, ये विरध लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए। अगर आप विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको न्यूनतम शुल्क में ये बैच मिलेगा। और ये न्यूनतम शुल्क कितना है? ये है 27,999, यानी 30,000 रुपए में आपको 18 किताबों के सेट के साथ 2 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको मेंस की निःशुल्क कक्षाएं यहां पर बुला करके निःशुल्क रहना खाना सब कुछ यहां पर रहेगा उसके साथ, इसके अलावा निःशुल्क रिवीजन के साथ, निःशुल्क टेस्ट सीरीज के साथ, निःशुल्क इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ, इन तमाम सारी अद्वितीय सुविधाओं के साथ आपको ये बैच मिलने वाला है। एक ही मात्र चीज है जो इसमें शामिल नहीं की जा सकती है, मजबूरी है हमारी, और वो है ऑप्शनल, क्योंकि वो सबके अलग अलग होते हैं। हालांकि इस चीज को भी स्टडी IQ IAS हिंदी ने सॉल्व कर दिया है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप इनके अलग अलग जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप हिंदी में परचेज कर सकते हैं। तो हिंदी में हमारे पास में आप 4 ऑप्शंस खुले हैं। हिंदी में आप वैकल्पिक विषय के तौर पर आपका चहेता इतिहास विषय जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर के तौर पर भूमिका निभाने वाला जो हमारा ये PSIR का सब्जेक्ट है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक शानदार और बेहद चहेते विषय, वैकल्पिक विषय के तौर पर भूगोल विषय को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी साहित्य का बैच लेना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य भी आपके लिए उपलब्ध है, जो कि मनोज सर, अमरेंद्र सर और अभिनव कुमार सर और विकास सिंह सर के द्वारा जो है वो क्रमशः जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये सारे के सारे बैचेस जो हैं ये 27, जैसे ये जो आप देख सकते हैं तो 6 मई से शुरू हुए हैं ये दो बैच हैं आपके, और जो ये 2 बैच हैं ये 27 मई से शुरू हो रहे हैं। तो चारों में से किसी भी ऑप्शनल को आप चूज कर सकते हैं। सभी की क्लासेस दोपहर 1 बजे चलेंगी। दोपहर 1 बजे से शुरू हो चुकी हैं ये दोनों क्लासेस, और ये दोनों क्लासेस शुरू होंगी। तो ऑप्शनल के लिए देरी ना कीजिए, इसमें भी आप विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करके, कोई जरूरी नहीं कि मतलब आप जो है इसमें किसी भी फैकल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं कोड का, तो आप विरध लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। यह बैच आपको 15,999 में मिल जाएगा, और इसमें आपको क्लास, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल कराई जाएंगी। 2 साल की इसकी भी वैलिडिटी है। और इसमें भी अगर वैकल्पिक विषय है आपका तो आपका निःशुल्क इसमें भी आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, मेंस जो है आपको मिल रहा होगा, अगर आप, बशर्ते कि अगर आपने P2I स्टूडेंट अगर आप रहे हैं तो, P2I में आपने एडमिशन लिया है तो इसको जरूर लीजिएगा, इसको जरूर समझिएगा। इसमें विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है समुद्रगुप्त के बाद अगले जो शासक हुए उनकी बारी आएगी। और जो अगले शासक हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं, और गुप्त वंश का जो स्वर्णकाल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कहलाता है। 375 से 415 AD तक इन्होंने शासन किया है। एक बड़े राज्य के ऊपर इनका शासन रहा है। तो इनके कई सारे अभिलेख हैं जो प्रमाणित करते हैं चीजों को। उसमें एक अभिलेख जो है आपको मथुरा अभिलेख मिलेगा। एक अभिलेख आपको मिलेगा मथुरा अभिलेख, ठीक है। अब मथुरा अभिलेख है तो मथुरा से मिलेगा, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। तो ये मथुरा अभिलेख हम मान सकते हैं ये, ठीक है, मथुरा। अब मथुरा अभिलेख जो है ये, इसमें कहा गया है कि ये जो है इनके शासनकाल के 5वें वर्ष का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के 5वें वर्ष का। और इसमें एक गुप्त संवत लिखा है, गुप्त संवत 61। इसमें तिथि अंकित है गुप्त संवत 61। अगर गुप्त संवत 61 है तो वर्ष कौन सा होगा ईस्वी में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सब लोग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गुप्त संवत 61 के समय में ईस्वी सन कौन सा होगा, और आपको पता चलेगा कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्याभिषेक के 5वें वर्ष का है, ठीक है। इसी तरीके से एक और अभिलेख है जिसको हम कहते हैं उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उदयगिरी अभिलेख जो है ये आपको उड़ीसा के आसपास देखने को मिलेगा। तो उदयगिरी जो अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इसमें राजाधिराजर्षि ये उपाधि लिखी हुई है।
इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि लिखी राजाधिराज ऋषि। इसी उदयगिरी अभिलेख के 2 सेक्शंस हैं, 2 भाग हैं। एक इनके सचिव या संधि विग्राहिक वीरसेन का है, एक किसका है? वीरसेन का है। वीरसेन ये इनका सचिव हुआ करता था। आप इसे सचिव या संधि विग्राहक कह सकते हैं। संधि विग्राहक ये विदेश मंत्री की भी भूमिका निभाते हैं। इसमें लिखा गया है कि वीरसेन कृत्सन्य पृथ्वी राजार्थेन या कृत्सन्य पृथ्वी जयार्थेन, सॉरी, कृत्सन पृथ्वी जयार्थेन, वीरसेन जो है वो कृत्सन पृथ्वी जयार्थेन ये उदयगिरी गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वीरसेन वहां पर अपने राजा के साथ संपूर्ण पृथ्वी की विजय की इच्छा से गया है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने की, दिग्विजय करने की इच्छा से जाते हैं। यह बात वीरसेन ने लिखवाई है और यह भी लिखवाई है कि मैं उनके साथ गया हूं। इसके अलावा इसी में लिखा हुआ है वीरसेन ने यहां पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया। यह निर्माण वीरसेन ने करवाया। वीरसेन ने शैव गुफा का एक यहां पर निर्माण करवाया। इसके अलावा इसी में लिखा गया कि जो वीरसेन है वो बताता है, वीरसेन के बारे में कहा गया है कि वीरसेन स्वयं जो है एक बड़ा व्याकरण का ज्ञाता, न्याय का ज्ञाता, वेदों की मीमांसा का ज्ञाता, शब्द का प्रकांड पंडित और स्वयं को कवि भी उसने कहा है। यह उदयगिरी का एक भाग है। दूसरा भाग उदयगिरी का है वो उसके सामंत का है और उस सामंत का नाम है, वो सामंत जो हैं वो सनकानीक राजा हैं। सामंत सनकानीक या सनकानीक राजा का है। तो इन लोगों ने सामंती प्रथा भी शुरू करी थी। राज्य को जीत लेते थे, उसे अपने अंडर में करके उसे स्वतंत्र कर देते थे, तो वो सामंती प्रथा है। तो इनके जो सामंत हैं उन्होंने मालवा का राज्य संभाला है। मालवा का, तो मालवा का गवर्नर ये हुआ करते थे। ये बात इसमें लिखी हुई है। मालवा रीजन आपको इधर की ओर पश्चिम या इस तरफ यहां पर मालवा आपको देखने को मिलेगा, मालवा क्षेत्र। तो ये आपका उदयगिरी अभिलेख में है। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध अभिलेख जो है वो सांची का है। ठीक है, सांची अभिलेख। तो आपको सांची अभिलेख भी देखने को मिलेगा। सांची अभिलेख ये भी किससे संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि ली थी। तो इनके सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम था आम्र कारदव। तो ये जो अभिलेख है ये आम्र कारदव का है। कादव ऐसे करके नाम है इनका, अलग अलग नाम आते हैं। ये सेनापति हुआ करते थे, सेनापति। इन्होंने ये अभिलेख लिखवाया है, जैसे इन्होंने वीरसेन ने लिखवाया, जैसे सामंत सनकादिक ने लिखाया, वैसे करके। सांची में बताया गया कि सांची महाविहार के जो आर्य संघ थे, उस आर्य संघ को 25 दिनार दान दी गई हैं और 1 ग्राम भी दान किया गया है। तो इस प्रकार के दान का वर्णन आपको सांची लेख में देखने को मिलता है। और फिर इसके अलावा दिल्ली में महरौली, दिल्ली महरौली लेख, यह लौह स्तंभ लेख है, आपको सबको मालूम है। इसमें किसी शासक चंद्र का वर्णन किया गया है। इतिहासकारों को ये मतभेद है चंद्र को लेकर के कि कौन है, लेकिन कई इतिहासकार इस पक्ष में जाते हैं कि ये चंद्रगुप्त नाम का जो शासक है उसी का चंद्र शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो जो भी चंद्र शासक है उसकी उपलब्धियां इसमें लिखी गई हैं और यह भी स्पष्ट है कि उपलब्धियां उसके मरणोपरांत लिखी गई हैं। तो जो चंद्र शासक है उसका समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय से बनता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा गया कि इसने बंगाल के एक संघ को पराजित किया, बंगाल के संघ को पराजित किया। तो समुद्रगुप्त के समय में जब समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय नीति अपनाई तो उसने पूर्व के 5 संघ को जो है पराजित किया है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे तो चंद्रगुप्त से पहले इनका भाई रामगुप्त गद्दी पर बैठा कुछ समय के लिए, और उस समय ये शासक अपने आप को स्वतंत्र करा लेते हैं जिन्हें पुनः गुप्त साम्राज्य में मिलाने का काम किया गया है। तो ये एक समीकरण बैठता हुआ दिखाई देता है।
दूसरा, ये जो भी चंद्र है इसने बहालिक प्रदेश पर विजय प्राप्त करी है। बहालिक प्रदेश जो है ये आपको ब्यास नदी के पास में इधर पंजाब की तरफ देखने को मिलेगा। ये बहालिक 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 प्रदेश जो है ये पंजाब में जो ब्यास नदी बह रही है, ब्यास नदी के आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। तो इसने उस पर विजय प्राप्त करी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी बहालिकों पर विजय प्राप्त करी थी, ये बात स्पष्ट है। तो ये भी कनेक्शन बैठता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा दक्षिण के समुद्र पर उसने विजय प्राप्त करी है। दक्षिण समुद्र तटीय जो प्रदेश हैं दक्कन का, उस पर इनका शासन था। जो भी चंद्र शासक हैं, तो चंद्रगुप्त का भी इस पे शासन था। और ये जो भी शासक है चंद्र, ये परम भागवत की उपाधि लेता है। परम भागवत है, विष्णु का उपासक है। परम भागवत है, विष्णु का उपासक है। तो ये भी बात इसमें स्पष्ट हो जाती है कि हाँ ऐसा है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो चंद्रगुप्त हैं उन्हीं का ये महरौली का लौह स्तंभ है। अब बारी आती है इनके बाद में कुमारगुप्त की। अब इनके बाद में बारी आएगी किसकी? कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं भाई। कुमारगुप्त, इनको कुमारगुप्त प्रथम कहा गया। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगले शासक हुए, जिन्होंने 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन जो है वो किया हुआ है। 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया है। इनके भी कई सारे अभिलेख हैं। इनके अभिलेखों में एक अभिलेख आपको मिलेगा बिलसड़ अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा में है। बिलसड़ अभिलेख है जो कि आपको कहां मिलेगा? यूपी के एटा में। एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी, ठीक है। तो एटा यूपी जो है वो आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा, एटा। तो यहां पर एक अभिलेख आपको देखने को मिलता है, एटा, ठीक है, बिलसड़ में। इसमें गुप्त संवत 96 लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? गुप्त संवत 96। अब आप मुझे बताइए कि गुप्त संवत 96 का मतलब ईस्वी संवत में क्या इससे कोई संबंध आएगा? आएगा। आप देखेंगे 415 ईस्वी आएगा। इसके राज्यारोहण का समय हो गया। इसका प्रथम अभिलेख हुआ। ध्रुव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उन ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय का मंदिर बनवाया गया है। कार्तिकेय के मंदिर को स्वामी महासेन मंदिर कहा गया। यह भी इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें गुप्त वंशावली भी दी हुई है। गुप्त वंशावली भी इसमें दी गई है। तो यह हमको ध्यान रखना है। यह बिलसड़ अभिलेख है जो कुमारगुप्त से संबंधित है। फिर एक और अभिलेख है जिसको हम बोलते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख जो है ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख आपका कहां पर है? एमपी में है। यह भी एक प्रशस्ति फॉर्म में है, प्रशस्ति। और प्रशस्ति का मतलब हो गया प्रशंसा के तौर पर मंदसौर अभिलेख भी लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख जिसको दशपुर अभिलेख के तौर पर भी जाना जाता है, दशपुर। तो दशपुर जो है वो जगह है, उसी के नाम से मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख इसको कहा जाता है। तो ये अभिलेख बेसिकली कुमारपाल के दरबारी कवि ने लिखा था। वत्स भट्टी के द्वारा लिखी गई है। प्रशस्ति किसने लिखी है? वत्स भट्टी। वत्स भट्टी जो हैं ये कुमारपाल के दरबारी कवि थे। कुमारपाल के दरबारी, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो वत्स भट्टी के द्वारा इसको लिखा गया। इसमें यह कहा गया है कि तंतुवाय श्रेणी है। ऐसे लोग जो रेशम बुनकर होते हैं उनको तंतुवाय श्रेणी कहा जाता है। तो कहा गया है कि तंतुवाय श्रेणी के लोगों ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। इस बात का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। और एक सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें गुप्त संवत नहीं बल्कि विक्रम संवत 529 लिखा है। विक्रमी संवत 529 का उल्लेख इसमें किया गया है। अब बताइए 529 विक्रमी संवत है तो इसमें गुप्त संवत क्या होगा और इसमें ईसवी संवत क्या होगा? ठीक है, गुप्त संवत। अच्छा, विक्रमी संवत कब शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है।
इसके अलावा इनका एक अभिलेख है जिसका नाम है करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वो लोग इसको जानते होंगे। करमदंडा एक जगह है अयोध्या में। अयोध्या में एक जगह है जिसका नाम है करमदंडा, वहां पर करमदंडा अभिलेख है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या वाला जो इलाका है यहां पर, यहां आपको करमदंडा अभिलेख मिलेगा। करमदंडा अभिलेख क्या नाम है, अयोध्या, अयोध्या में मिलेगा करमदंडा अभिलेख। ठीक है, इसमें कुमारगुप्त के एक मंत्री हैं जिनका नाम है पृथ्वीशेन। तो पृथ्वीशेन ने इसे, ये जो करमदंडा अभिलेख है ये पृथ्वीशेन द्वारा निर्मित है, पृथ्वीशेन। और पृथ्वीशेन ने इसे एक शिव प्रतिमा पर लिखवाया है, शिव प्रतिमा के अधोभाग पर, अधोभाग पर लिखवाया है, यानी शिव प्रतिमा पर इसको लिखवाया गया है। यह करमदंडा अभिलेख है। इसके अलावा एक मनकुंवर अभिलेख भी इन्हीं का है। मनकुंवर अभिलेख भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ही है। यह आपको प्रयागराज से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इलाहाबाद जिसको आप बोलते हैं प्रयागराज, यहां पे मनकुंवर अभिलेख है। मनकुंवर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख जो है ये आपका कहां पर है, प्रयागराज, या प्रयाग आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्रयाग में इनका मनकुंवर अभिलेख है। इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो है ये बुद्ध की प्रतिमा पर उत्कीर्ण है, बुद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। ये उसी प्रकार से उत्कीर्ण है जैसे करमदंडा अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण है शिव प्रतिमा पर। इसी तरीके से सांची में भी बुद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण एक इनका अभिलेख है जिसको हम लोग सांची अभिलेख के नाम से जानते हैं। सांची अभिलेख, सांची अभिलेख, यह भी आपका बुद्ध की प्रतिमा पर उत्तीर्ण अभिलेख है। यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। मथुरा में मथुरा अभिलेख है। मथुरा में मथुरा अभिलेख, मथुरा में इनका मथुरा अभिलेख है। इसमें हरिस्वामी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जैन मंदिर को धन दान दिया है, इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा उदयगिरी में 5 जैन प्रतिमाएं स्थापित की गई। 5 जैन प्रतिमाएं, 5 जैन जो तीर्थंकर हैं उनकी हैं। नहीं, 5 जैन तीर्थंकर की इसमें नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। उदयगिरी वाले में पार्श्वनाथ की मूर्ति है, पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, उनकी मूर्ति पर इसको उत्कीर्ण कराया गया है। शंकर नाम के कोई एक व्यक्ति हैं, उन्होंने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्टैब्लिश करवाई थी। फिर एक अभिलेख है तुमैन अभिलेख, और तुमैन अभिलेख जो है वो ग्वालियर में है। यहां पर कहीं पर आप देखेंगे, यहां पर आपको तुमैन अभिलेख मिलेगा। तुमैन अभिलेख जो है ये आपका कहां है, ग्वालियर में। ग्वालियर में आपको तुमैन अभिलेख देखने को मिलेगा। तुमैन अभिलेख जो एमपी के ग्वालियर में है, ये कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त को बताया गया है, शरद काल होता है ना, शरद, तो शरद काल में जब सूर्य आता है तो बड़ा मनभावन होता है। तो उसमें लिखा है कुमारगुप्त शरद काल में उगते हुए सूर्य की भांति हैं। तो यहां पर उनकी प्रशस्ति एक तरीके से करी गई है, तुमैन में ये बात लिखी गई है। इसके अलावा इनके कुछ ताम्र पत्र भी हैं। इनके ताम्रपत्र जो अभिलेख हैं, इन ताम्रपत्र अभिलेखों में ये ज्यादातर अभिलेख आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश में। ठीक है, यानी अब इसमें मैंने बांग्लादेश बनाया नहीं, यानी ये वाला जो इलाका है ये, ठीक है, ये बांग्लादेश में आपको ताम्रपत्र अभिलेख देखने को मिलेंगे। इसमें धनदेह ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। धनदेह ताम्रपत्र आप बांग्लादेश ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहां पर धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख है। इसमें इनकी कई सारी उपाधियां हैं, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज। ठीक है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराज, ऐसी करके जो उपाधियां हैं, परम दैवत, ये सब उपाधियां इसमें दी गई हैं। इसके अलावा एक ताम्रपत्र और है जिसको वैग्राम ताम्रपत्र कहा गया है। इसमें गोविंदराज मंदिर बनवाया गया, ये बात लिखी गई है। तो एक तो आपका धनदेह अभिलेख हो गया, दूसरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है इसको वैग्राम अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैग्राम अभिलेख। इसमें मान के चलिए कि भगवान विष्णु के एक स्वरूप गोविंद राज जो है उनका मंदिर का उल्लेख यहां पर है।
और एक है दामोदरपुर का दामोदरपुर। पिछले कई सारे हिस्ट्री ऑन मैप के सेशंस मैंने आप लोगों को पुंड्र नगर की बात बताई थी, तो इसी दामोदर नगर को पुंड्र नगर के नाम से प्राचीन काल में या पुंड्रवर्धन नगर के नाम से इसको बुलाया जाता था, शॉर्ट में पुंड्र नगर कह सकते हैं। तो इसमें लिखा गया कि यही पुंड्र प्रदेश है जिसके शासक जो हुआ करते थे यानी गवर्नर जो हुआ करते थे, यहां पे सामंती प्रथा थी, यहां पे गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था चिरादित्य। तो चिरादत्त जो है उनके शासन व्यवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। ये आपके 3 जो है वो ताम्रपत्र अभिलेख आपको कुमारगुप्त के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका स्कंदगुप्त का नाम आएगा। कुमारगुप्त थे नहीं, हाँ, स्कंदगुप्त। ठीक है। और 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक इनका शासन हमको देखने को मिलता है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के जो प्रसिद्ध अभिलेख हैं उनमें एक अभिलेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख यहां पर है, ठीक है, यहां पर है आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ सौराष्ट्र वाला जो इलाका है, सौराष्ट्र, गुजरात का। यह गुप्त संवत 136 में लिखा गया है। इसमें गुप्त संवत की तिथि जो है वो कौन सी है? गुप्त संवत 136, 136। आप डिकोड करिए कि ये ईयर कौन सा हुआ। इसमें यह बताया गया है कि इसने हुणों को हराया, तो हुणों पर विजय का उत्कीर्णन जो है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। हुणों पर विजय। जब आप पढ़ेंगे ना इतिहास में तो आपको पता चलेगा कि स्कंदगुप्त जो है वो पुष्यमित्रों से और हुणों से युद्ध करता है, दोनों से विजय प्राप्त करता है। तो इसमें हुणों के विजय की बात करी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो पश्चिम का हिस्सा पर्णदत्त नाम के व्यक्ति को दिया गया है। तो यहां के जो गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था पर्णदत्त। तो इस अभिलेख में यह लिखा गया कि जिस प्रकार से देवताओं ने वरुण को पश्चिमी भाग जो है दे दिया और वो निश्चिंत हो गए, उसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने अपने राज्य का पश्चिमी हिस्सा जो है वो पर्णदत्त को दे दिया और निश्चिंत हो गया। इसी पर्णदत्त का एक बेटा है जिसका नाम है चक्रपालित। इसी पर्णदत्त का बेटा है जिनका नाम क्या है? चक्रपालित। इसी चक्रपालित ने सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार कराया है इनके समय में, क्योंकि इनके समय में भी सुदर्शन झील का जो बांध है वो टूट गया था और उसको फिर से बनाने का काम जो है इन्होंने किया हुआ है। ये किसके बारे में है? ये स्कंदगुप्त के बारे में है, लेकिन स्कंदगुप्त के जो पश्चिमी जो प्रांत हैं उसके गवर्नर से संबंधित है। इसके अलावा गाजीपुर में भीतरी अभिलेख है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको भीतरी अभिलेख देखने को मिलेगा। भीतरी अभिलेख ये कहां पर है? ये गाजीपुर में है। गाजीपुर यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भीतरी अभिलेख है। तो भीतरी अभिलेख गाजीपुर में आप देखेंगे, जो मैंने आपको नाम बताए कि इन्होंने पुष्यमित्र जो हैं उनसे और इन्होंने हुणों से विजय प्राप्त करी है। तो हुणों और पुष्यमित्रों से विजय प्राप्त करी, ऐसी बात यहां पर लिखी हुई देखने को मिलती है। और इसी में यह भी लिखा गया कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करी है। विक्रमादित्य की उपाधि। हालांकि विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ली है, लेकिन इन्होंने भी ली है, ये बात है। इसके अलावा एक है कौहोम स्तंभ लेख। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आप देखेंगे कौहोम अभिलेख है। कौहोम अभिलेख, यूपी गोरखपुर। ये जो यूपी गोरखपुर का कौहोम अभिलेख है जो कि स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, इसमें जो है ये 5 जो तीर्थंकर हैं, 5 तीर्थंकर जो हैं, जिसमें 5 तीर्थंकरों के मूर्तियां जो हैं उनको बनवाने का उल्लेख किया गया है। आदिनाथ, नेमिनाथ और ऐसे करके 1-2 और हैं, पार्श्वनाथ, महावीर, ये सब लोगों के नाम इसमें आते हैं।
इनमें इनकी उपाधि शक्रोयम नाम की उपाधि जो है आपको देखने को मिलती है कि इन्होंने एक उपाधि ली है जिसका नाम है शक्रोयम। तो स्कंदगुप्त जो है वो कई सारी उपाधियां धारण करता है, कई सारी उपाधियों में से एक उपाधि ये भी है, शक्रोपम। इसके अलावा इनके और भी कई सारे अभिलेख हैं, जैसे एमपी में रीवा वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में जो रीवा वाला क्षेत्र है, रीवा डिस्ट्रिक्ट, यहां पे सोपिया अभिलेख है, सोपिया, ये भी इन्हीं से संबंधित है। सोपिया अभिलेख ही है जिसमें गुप्त वंशावली भी दी है, गुप्त वंशावली। लेकिन ये गुप्त वंशावली जो है ये घटोत्कच से शुरू होती है, घटोत्कच से, इसलिए इसको घटोत्कच वंश भी कहा गया है। इसी तरीके से बिहार में पटना में, यहां पर पटना बिहार में, बिहार के पटना में भी एक बिहार अभिलेख है, बिहार अभिलेख, यह भी जो है आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें तमाम सारे पदाधिकारियों के नाम दिए गए। और गढ़वा अभिलेख है प्रयागराज में, प्रयागराज में गढ़वा अभिलेख, गढ़वा प्रयागराज, ठीक है, ये गढ़वा में प्रयागराज अभिलेख भी एक नाम यहां पर हमको देखने को मिलता है, जिसमें गुप्त संवत 148 का वर्णन जो है वो किया गया है, 148 का वर्णन किया गया है। तो ये तमाम प्रकार के जो अभिलेख जो हैं आपको मैंने यहां पर बताए, आपको उम्मीद है कि समझ में आए होंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए अभी, और टेलीग्राम है हमारा विरद.दुबे, ठीक है, विरद.दुबे, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम भी हमारा यही है, इंस्टाग्राम ये भी हमारा विरद.दुबे ही है, और जो हमारा ईमेल आईडी है वो है virad.dube@studiiq.com। तो आप हमसे यहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको यहां से मिल सकता है। तो आज का लेक्चर फिलहाल यहीं तक, मुलाकात करेंगे फिर आप लोगों से कल के किसी नए एपिसोड में, किसी नए हिस्ट्री के लोकेशंस को मैप पर दर्शाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ये मैप जो है वो ड्रॉ करते रहिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।